सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ा सारी की सारी डिजीजेज होती हैं। ठीक है, जितने भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रोब्स एनिमल्स को करते हो किसी तरीके की डिजीज या प्लांट्स में करते हो, बट हम लोगों ने अभी तक देखा चैप्टर 8 में कि सारे माइक्रोब्स जो हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि देखा जाए तो नॉर्मल कॉमन जगहों पे तो रहते ही हैं, हमारे अंदर भी रहते हैं, एनिमल्स के अंदर भी रहते हैं, प्लांट्स के अंदर भी रहते हैं। उसके अलावा ऐसी जगहों पे भी रहते हैं जहाँ पे बाकी की कोई लाइफ फॉर्म नहीं देखी जाती, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं जो थर्मल वेंट्स हैं, गीजर्स हैं। ठीक है, यहाँ भी पेन से नहीं, पेंसिल से, गीजर्स जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री के अराउंड हो सकता है। ठीक है, 100 डिग्री पे सोच सकते हैं हम नहीं रह सकते, माइक्रोब्स कैसे रह सकते हैं, तो बट स्टिल माइक्रोब्स हैं जो 100 डिग्रीज में भी रह सकते हैं, स्नो के अंदर भी रह सकते हैं, यानी बहुत अंदर तक भी देखा गया है कि जो बर्फ होती है, बर्फ की तह दर तह नीचे चलते जाओ तो भी कई मीटर के नीचे माइक्रोब्स जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर एनवायरनमेंट में मिलते हैं, एनिमल्स के अंदर भी मिल जाते हैं, प्लांट्स के अंदर भी मिल जाते हैं, सभी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर जो माइक्रोब्स हैं, अगर उनको क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया भी माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे फंजाई हैं जो माइक्रोबियल हैं, यानी नेकेड आई से इनको नहीं देखा जा सकता। फिर एनिमल और प्लांट के वायरसेस हैं, विरोइड्स और प्रायंस। विरोइड्स क्या है, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रायंस जो हैं वो तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स ऐसे हैं जो बस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, एक सेल में इन्फेक्शन कॉज किया उसके बाद उठ के दूसरे में चले जाते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, और विरोइड्स जो हैं जो वायरसेस को भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा था बैक्टीरियोफाज वगैरह जैसे हैं जो बैक्टीरिया को कॉज करते हैं, वायरसेस डिजीज कॉज करते हैं। अब वायरसेस को भी डिजीज कॉज करने वाले जो हैं उनको विरोइड्स बोला जाता है। नॉर्मली तो हम माइक्रोब्स को देख नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया या फंजाई है, इनको अगर हम न्यूट्रिटिव मीडियम देते हैं कि अपनी तरफ से फूड प्रोवाइड कर दो, तो क्या करेंगे, ये मल्टीपल कॉलोनीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉलोनीज में कन्वर्ट होने का मतलब बार बार डिवाइड कर करके इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम फिर इनकी कॉलोनी जो बनती है उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। ये जो कॉलोनीज है इसका एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ फोटो दिखा रखा है, फिगर अगर देखोगे, ये जो फर्स्ट वाली है ये वाली एक बैक्टीरियल कॉलोनी है। ठीक है, एक बैक्टीरियल कॉलोनी नहीं है, इसमें मल्टीपल कॉलोनीज है। एक जो छोटी सी डॉट दिखाई दे रही है वो किसी एक बैक्टीरिया से बनी होगी, बार बार डिवाइड करता जाता है और डिवाइड कर करके इतना बड़ा हो गया कि इसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होंगे सिर्फ एक कॉलोनी के अंदर। उसके बाद इधर देखोगे दूसरी वाली जो है ये एक फंगल कॉलोनी है, यानी माइक्रोस्कोपिक फंजाई थी, उसको हमने न्यूट्रिटिव मीडियम दिया, और न्यूट्रिटिव मीडियम देने के बाद वो ऐसे मल्टीपल उसमें ग्रो करके बहुत सारी मिलियंस ऑफ छोटे छोटे माइक्रोब फंगल माइक्रोब्स हैं ये, जो कि हमें वैसे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब इनकी कॉलोनी हो जाती है तो वो कॉलोनी इतनी सारी जगह घेर लेती है कि वो हमें कुछ कलर के साथ नजर आती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, ये डायग्राम्स पढ़ने ज़रूरी इसीलिए हैं क्योंकि कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये वाला है, अगर तुम फर्स्ट वाला देखोगे तो ये क्या है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। दूसरे दूसरे वाले जो हैं ये स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं। अगर तुम्हें चैप्टर 11 सॉरी क्लास 11 के कुछ चीज़ें याद हो तो रॉड शेप्ड होता है, स्फेरिकल होता है, और कौन सा एलिप्टिकल भी होता है जो तुम इस तरीके से, और एक कॉमा शेप्ड होते हैं, याद है, स्पाइरलम होते हैं कुछ, चार टाइप के होते हैं। हाँ, ये अभी स्टार्ट हुआ है संध्या, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दिया है। ठीक है, तो चार टाइप के थे, विब्रियो था, एक स्पाइरलम था, एक रॉड शेप्ड थे, और एक ये स्फेरिकल वाले थे। चार डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसमें से तीन जो है, तीन भी नहीं दो ही दिखाए मैं, क्योंकि एक्चुअली ये वाला जो थर्ड वाला है ये क्या है, ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, सिर्फ इसमें क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये वायरसेस हैं, कई बार आ जाता है फोटो देख के वायरसेस के नाम पूछ लिए जाते हैं कि बताओ ये क्या है। ठीक है, या फिर इसका ये डायग्राम देके और उसके बाद ये इसकी छोटी छोटी नेमिंग पूछ ली जाती है। दो अभी तक ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि अभी कभी नहीं आएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में एक है स्फेरिकल वाले जो गोल होते हैं, बॉल जैसे, वो गोल वाले स्फेरिकल हैं, ये वाले।
ठीक है। फिर ये एक बैक्टीरियोफाज है। एक बैक्टीरियोफाज के अंदर देखेंगे तो एक हेड होता है, बीच में कॉलर है, उसके अलावा एक टेल है, टेल के अलावा ये जो साइड में इसकी स्पाइडर जैसी 8 पैर दिखाई दे रहे हैं, इनको प्रॉन्ग्स कहते हैं। ठीक है, बस यही चीजें हैं। और एक सेंटर में यहाँ लास्ट में पिंस है, PINS पिंस, और जिसके ऊपर ये प्रॉन्ग्स टिके हुए हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, वो उसकी प्लेट है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल ही नहीं होगी। फिर ये एक बैक्टीरिया है, एडिनो वायरस इसका नाम है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी जिन्हें बनाने होते हैं ना, कुछ डिफिकल्ट करके बनाना हो, ये फिगर दे दी और कहेंगे कि बताओ ये कौन सा वायरस है और कौन सी डिजीज कॉज करता है। तो एडिनो वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कॉज करता है। और ये वाला जो है रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो टोबैको का जो प्लांट है उसकी लीव्स को खराब कर देता है। ठीक है, तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको के जो प्लांट्स हैं उसको डैमेज करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हालांकि हम लोगों ने अभी तक सिर्फ पढ़ा है जितना भी है कि माइक्रोब्स जो हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ माइक्रोब्स जो हैं वो पॉजिटिव हमें फायदा पहुंचाते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ बेनिफिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं LAB। LAB इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, नाम से पता चलता है कि ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब लैक्टिक एसिड अगर तुम्हें अपनी तरफ से याद आए तो ये कहाँ यूज होता है? मिल्क के अंदर। मिल्क से जब कर्ड बनता है तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है। तो लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब बोला जा रहा है तो कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस इंक्लूडेड है और उसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? मिल्क से कर्ड बनवाते हैं, इनका काम है। अब जब ये ग्रो करेंगे, ये एक्चुअली लैक्टिक एसिड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जब ये ग्रो करते हैं, ग्रो करते टाइम ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम कभी नींबू निचोड़ देते हैं दूध के अंदर तो क्या होता है? फट जाता है, दूध फट जाता है। फटना के मतलब क्या होता है? एक्चुअली उसके अंदर जितने प्रोटीन होते हैं वो कोएगुलेट कर जाते हैं। कोएगुलेट करने का मतलब, वैसे तो नॉर्मली प्रोटीन सारे में फैले हुए थे, लेकिन जैसे ही तुमने एसिड डाला वो सारा एसिड जो है उसको इकट्ठा कर देता है। ठीक है, और फिर उसी को हम बोलते हैं कोएगुलेट। ठीक है, तो LAB जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जो एसिड ये प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से कोएगुलेट हो जाता है मिल्क प्रोटीन और पार्शियली डाइजेस्ट भी करते हैं। ये पार्शियली डाइजेस्ट का मतलब होता है कि जो प्रोटीन्स हैं उसको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में भी ब्रेक करेंगे। ठीक है, लेकिन पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, इसको पूरी तरीके से अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए पार्शियल डाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अगर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो कंप्लीट डाइजेशन का मतलब प्रोटीन्स को कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर दिया? अमाइनो एसिड्स के अंदर। अगर तुम लोगों को क्लास 11 याद हो, वीडियो क्लियर नहीं है बेटा? मेरी तरफ से वीडियो क्लियर है लक्ष्मी, कुछ नेटवर्क इशू होगा, चेक करो थोड़ा सा। अदरवाइज एक काम करो, एनसीईआरटी लेके बैठो। इस चैप्टर के लिए हम लोग लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं हूँ पेज नंबर 181 पे। 181 पेज है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ग्रोथ जब करेंगे ये बैक्टीरिया, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, इन एसिड्स की वजह से कोएगुलेट हो जाएगा, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएंगे मिल्क प्रोटीन। तो एक बार 11th क्लास रिवाइज करते हैं, जब तुम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे। बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स को छोटा करते हैं तो क्या आता है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड को और स्मॉल करते हैं, ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड से डाइपेप्टाइड और फाइनली अमाइनो एसिड्स आते हैं। ठीक है, याद है किसी को कि नहीं है? सब भूल गए हैं? इसीलिए कहा था बायोमोलिक्यूल 11th में बहुत ध्यान से पढ़ो। हम्म, ये हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, एक बॉल जैसे हो सकते हैं। फिर उनको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करके बनता है पॉलीपेप्टाइड। किसी भी प्रोटीन के अंदर
दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं। यानी पॉलीपेप्टाइड क्या है, ये है सिंपल चेन। ऐसे सिंपल जो चेन होती है उसको पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है, और इन्हीं को आपस में इंटेंगल किया जाए, कोई फोल्ड दे दिया जाए तो फिर प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड को और ज्यादा ब्रेक करते हैं तो ऑलिगोपेप्टाइड बनते हैं, और ऑलिगोपेप्टाइड से डाइपेप्टाइड, और फाइनली जब इसको भी ब्रेक कर देते हैं तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला याद है किसी को? सी, एक तरफ COOH, एक तरफ NH2 है, एक तरफ H है, और ये जो बचता है ये वेरिएबल ग्रुप होता है, जिसके बेसिस पे हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल होता है ग्लाइसिन, जिसके अंदर R जो है वो H होता है। ये सबसे सिंपल वाला अमाइनो एसिड। ठीक है, यही अमाइनो एसिड एक के बाद एक के बाद एक अमाइनो एसिड, इसी में दूसरा जुड़ जाएगा तो डाइपेप्टाइड, 7-8 जुड़ गए ओलिगोपेप्टाइड, और बहुत सारे जुड़ गए तो पॉलीपेप्टाइड। इसी का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना दिया तो प्रोटीन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन प्रोटीन्स को किसी मिडल वाली स्टेज पे जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचाएंगे, बीच वाली किसी स्टेज तक लाके रोक देते हैं। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। इसीलिए बोला जाता है दूध के कंपैरिजन में दही जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो चुका होता है। ठीक है, अगर तुम दही लेते हो और तुम दूध लेते हो तो दोनों के मुकाबले दही जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधा डाइजेशन तो इसका ऑलरेडी जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो कर चुकी है। अब अगर तुम्हें दूध से दही बनाना है तो शुरू में थोड़ा सा कर्ड डालना पड़ता है, अपने आप से बिना कर्ड डाले दूध जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब तुम थोड़ा सा कर्ड डालते हो, जिसको स्टार्टर या इनोक्यूलम बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है जो इनिशियली तुम लोग डालते हो, इनोक्यूलम या स्टार्टर? ये होते हैं LAB, यानी तुमने पहले से जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थे वो उसमें थोड़े डाले, ताकि वो क्या करेंगे, अब वो मल्टीप्लाई करेंगे। सूटेबल टेम्परेचर जरूरी है, इसीलिए सर्दियों में तुम्हें थोड़ा ढक वक के तब कहीं जाके दही जमाना पड़ता है, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सके। बहुत लो टेम्परेचर होगा, जैसे तुम दही में दूध में डाल के थोड़ा सा और उसके बाद फ्रिज में रख दो, जमेगा? नहीं जमेगा, क्योंकि तुम्हें एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। जब वो मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से डिवाइड होगा, तो वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने का एक और फायदा क्या होता है, पहला तो डाइजेस्ट हो जाते हैं प्रोटीन्स, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज होती है। न्यूट्रिशनल इनक्वालिटी क्वालिटी किस तरीके से इंक्रीज होती है? जो बैक्टीरिया है वो विटामिन B12 सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इसीलिए दूध के मुकाबले दही में विटामिन B12 ज्यादा पाया जाता है। हमारे पेट में भी, स्टमक में भी जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं वो एक बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं डिजीज को चेक करने में। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूरा बन सकता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है उनके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला तो वो कर्ड से मिल्क बनाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज करते हैं विटामिन B12 इंक्रीज करके। ठीक है, और साथ में तीसरा हो गया, ये स्टमक में बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से? चेक रखते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स पे। ठीक है, जो डिजीज माइक्रोब होंगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होंगे, ये उनको किल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माइक्रोब होता है कोई भी चीज जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी, उसको माइक्रोब बोला जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया ये हम। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से ये भी बन सकता है कि क्यों इनोक्यूलम या स्टार्टर जो है वो डालना पड़ता है? क्यों रिक्वायर्ड होता है इनोक्यूलम या स्टार्टर? क्योंकि हम लोगों को इनिशियल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चाहिए, ताकि वो मिल्क को में कन्वर्ट कर सके। ग्रो करने के लिए पहले इनिशियली कुछ तो चाहिए, तभी तो उसकी ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे इस पहले पैराग्राफ में से बनते हैं। दूसरा पैराग्राफ, सभी ने इडली डोसा वगैरह इस तरीके की चीजें खाई हैं, भटूरा भी खाया होगा, छोले भटूरे भी बहुत कॉमन खाते हैं। सभी ने देखा होगा कि छोले भटूरे जो बनते हैं या इडली है वो सब थोड़े फ्लफी होते हैं। फ्लफी होने का मतलब थोड़े से वैसे, अगर उनको ऐसे दबा के देखोगे तो वो दब जाते हैं, उसमें थोड़े थोड़े छेद होते हैं ना, थोड़े मुलायम होते हैं, फुलफुले से होते हैं। वो सब क्यों होते हैं? क्योंकि जब उनका डो बनाया जाता है, जो उनका आटा गूंथा जाता है,
उस टाइम पे उसमें थोड़े से जो है वो बैक्टीरिया वगैरह डाले जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे छोले भटूरे में दही भी डालते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब अपना रेस्पिरेशन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व करते हैं। तो जो पफ्ड अप अपीयरेंस होती है, पफ्ड अप अपीयरेंस का मतलब जो फूला फूला सा आटा लगता है, वो किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, कहाँ से आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो माइक्रोब जो भी हमने यूज किया है, जब वो रेस्पिरेशन करता है, कोई भी चीज रेस्पिरेशन करती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। अलग से डाला जाता है माइक्रोब? बिल्कुल अलग से डाला जाता है। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, तो ये तो डोसा इडली के लिए बताया गया था, जो ब्रेड बनाए जाते हैं, ब्रेड भी तुम लोगों ने देखा होगा वो फ्लफी होता है। क्या चीज यूज की जाती है उसके अंदर, बेकर्स यीस्ट, जिसका नाम है सेकेरोमाइसिस सेरेविसिए। इस चैप्टर में ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये याद रखने बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे लेक्टोबैसिलस का नाम याद रखा था, वैसे यहाँ पे बेकर्स यीस्ट के साथ में सेकेरोमाइसिस सेरेविसिए याद करना जरूरी है। लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर सेकेरोमाइसिस सेरेविसिए इस तरीके से साइंटिफिक नेम एक तरफ दिए हुए थे और उनके बेनिफिट्स दूसरी तरफ दिए हुए थे, और उनको फिर मैच करना। तो ब्रेड बनाने के लिए कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ इससे कौन सी चीज बनाई जाती है, या फिर ये कौन से ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, तो इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। फिर अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है जो फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, जैसे कि टॉडी। टॉडी जो है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। हाँ बेटा, ये पूरा चैप्टर याद करने वाला है ये पूरा चैप्टर याद करने के लिए है, इसमें समझने वाली चीजें थोड़ी कम है। टॉडी, टॉडी जो है एक साउथ इंडिया की ड्रिंक है, जो कि बनाई जाती है, जो पाम ट्री होते हैं, ताड़ के पेड़ होते हैं वहां पे, उनका रस निकाला जाता है और उन रस को फिर फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट का मतलब होता है सड़ाना। ठीक है, उनको सड़ने के लिए छोड़ा जाता है और फिर जब वो सड़ जाता है फिर उसको फिल्टर वगैरह करके या जो भी प्रोसेसिंग वगैरह करके टॉडी बनाई जाती है। उसके अलावा फिश को फर्मेंट करने के लिए, सोयाबीन को फर्मेंट करने, फर्मेंटेशन का मतलब है तुम्हें किसी भी चीज को सड़ाना है थोड़े टाइम तक छोड़ के। सोयाबीन भी सड़ी हुई होती है? चीजें बनती हैं सोयाबीन को सड़ा के, बाद में जो बनाया जाता है। सोयाबीन की बनियां सबने देखी होंगी, उसमें होते हैं। ठीक है, तो वो भी बनाया जाता है फर्मेंट करके। उसके बाद बेम्बू शूट्स टू मेक फूड, बहुत सारे माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। हाँ, ताड़ी ताड़ी जो बनाई जाती है, आई थिंक जो साउथ इंडिया में ताड़ी बोलते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है चीज। अच्छा, तुम्हारे गांव में ताड़ी बोलते हैं, हाँ बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे दारू को ताड़ी बोला जाता है। वो शायद ताड़ के पेड़ का जो रस है उसको फर्मेंट करके बनाई जाती है। अरे भाई, व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की मुझे नहीं पता ठीक है, व्हाइट कलर की होती है। चीज, चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम। उसके बाद चीज याद रखना है कि चीज भी जो है, चीज में भी माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा नाम आएगा। पहला तो स्विस चीज, और साथ में इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई। ठीक है, ये नाम याद रखना है कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई है, जिसकी वजह से जो स्विस चीज है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं। ठीक है, लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई बनाता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से निकलती है, जो इसका डो बनाया जाता है इनिशियली, जब उसमें से वो निकल जाती है तो उसमें बड़े बड़े होल्स रह जाते हैं। ठीक है, तो स्विस चीज के साथ प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई, और साथ में इसका कॉज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन वर्ड्स याद रखने हैं। उसके अलावा एक रोकफोर्ट चीज है, ये तो स्विस चीज के बारे में बताया गया था। रोकफोर्ट चीज जो है उसको, ये क्या होता है, चीज तो पता है ना बेटा क्या होता है, चीज तो सबने खाया है, जो पिज्जा के ऊपर लगा होता है व्हाइट वाला, उसको चीज बोला जाता है। ठीक है, स्विस चीज जो है वो चीज की एक वैरायटी है। ठीक है, जैसे हम लोग दाल की डिफरेंट वैरायटी बोलते हैं ना, कि दाल मूंग की है, मसूर की है, ऐसे डिफरेंट तरीके से, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, दूध की वैरायटी होती है, उसी तरीके से चीज जो है, चीज की भी वैरायटी होती है। तो स्विस चीज एक वैरायटी है। यहाँ रॉकफोर्ट चीज बोला जाए
टॉम एंड जेरी वाला चीज, उसमें भी होल्स होते हैं बड़े बड़े। तो मुझे नहीं पता बेटा ये टॉम एंड जेरी वाला जो ब्रांड लगा हुआ है वो स्विस चीज है या कोई और सा चीज है। ठीक है, तो तुम लोगों को अपने आप देखना पड़ेगा ये कौन सा वाला चीज है। रॉकफोर्ड चीज ये दूसरी वैरायटी है जो कि एक पर्टिकुलर फंजाई की वजह से होती है, नाम नहीं है इसलिए तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि रॉकफोर्ड चीज जो है वो एक स्पेसिफिक फंजाई को ग्रो करने से उसको पार्टिकुलर फ्लेवर देती है। ठीक है, ये तो सारे इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि कितने डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हैं और वो हमें डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सी जगहों पे फायदे पहुंचाते हैं। चैप्टर का नाम देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में कहाँ कहाँ माइक्रोब्स काम आते हैं। ठीक है, याद करने का है, पूरा चैप्टर याद करने का है। इसमें समझने के लिए सिर्फ एक टॉपिक आएगा जो कि है यहाँ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। बस एक ये है, बाकी सारा तुम्हें याद करना है जैसा कि तुम यहाँ पर थे। मैंने कहा ही तुम्हें कि याद करने वाली सब चीजें इसमें समझने वाली चीजें नहीं हैं। समझने के लिए इसके बाद वाले चैप्टर आएंगे, चैप्टर 11 और 12, जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान दो। हाँ, खाने वाली इसमें खाने वाली चीजें, खाने वाली भी हैं, पीने वाली भी हैं, आगे पीने वाली भी आएगी। ठीक है, तो चलो अभी नहीं करना है, हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद में वीडियोस कुछ डाल दूंगी। ठीक है, लेकिन हमारा फोकस, क्योंकि हम लोगों को भी ऊपर से आता है भाई, सीबीएसई फोकस होना चाहिए। तो मेरा मेन फोकस सीबीएसई वाले चैप्टर्स पे रहेगा। ठीक है, अगर कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं मैम ये वाला चैप्टर पढ़ा दो, तो उन लोगों को स्पेसिफिकली सिर्फ उतने लोगों को मैं वो वाला चैप्टर पढ़ा दूंगी जो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो। हाँ हाँ, पक्का पढ़ा दूंगी, लेकिन पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद। कितने चैप्टर आगे वैसे आपके सिलेबस? इसके बाद हमारे 2 और 2 4 चैप्टर बचे हैं। अच्छा चलो, आज की क्लास के लिए पहले पढ़ लो और भी याद करनी है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल, ये तो था हमारे सारे जो घर में चीजें यूज हो रही हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कहाँ कहाँ माइक्रोब्स यूज होते हैं। अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि बेवरेजेस, पीने वाली जितनी चीजें हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाती हैं, और जो वैसी ड्रिंक्स हैं जैसे वाइन है, बियर है, वो सब भी बेवरेजेस में आती हैं। और एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, दवाइयाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन। ठीक है, ये सब जो है ये एंटीबायोटिक्स हैं। बड़े स्केल पे बनाने के लिए हम लोगों को फर्मेंटर्स चाहिए होते हैं। फर्मेंटर क्या है, एक्चुअली पेज पलटोगे तो तुम्हें ये बड़े बड़े वेसल्स नजर आएंगे, ये वेसल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो वेसल्स हैं इनको फर्मेंटर बोला जाता है। फर्मेंटर एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक बड़ा सा बर्तन है जिसके अंदर जिस भी चीज को हमने फर्मेंट करना है, मान लो हमें एप्पल जूस को फर्मेंट करना है, उसको सड़ाना है, तो एप्पल जूस इसमें डालो, जिस माइक्रोब से फर्मेंटेशन करानी है वो माइक्रोब इसमें डालो और छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना सा होता है, इसमें रोटेशन होती रहती है, लार्ज लार्ज कंटेनर्स होते हैं जिसमें एयर वगैरह डालते हैं। ठीक है, एयर डालेंगे, माइक्रोब्स को जो भी चीजें चाहिए उनके खाने पीने के लिए, अगर कुछ न्यूट्रिशियस जो न्यूट्रिशन हो वो चाहिए तो वो हम इसमें डालते हैं। ठीक है, तो ये बड़े बड़े वेसल्स हैं जो कि साइट ऑफ प्रोडक्शन बनती हैं, कि हम यहाँ पे चीजें बना रहे हैं। ये एक फर्मेंटेशन प्लांट दे रखा है जिसमें डिफरेंट देख सकते हो, अलग अलग पाइप से बड़े बड़े कंटेनर जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि एक में काम हो गया फिर वहां से फ्लो करके दूसरी जगह चला जाएगा, फिर थोड़ा वहां फिल्टर होगा, फिर तीसरे में चला जाएगा। माइक्रोब्स स्पेशली जो यीस्ट हैं उनको हम लोग काफी पुराने समय से यूज कर रहे हैं बेवरेजेस बनाने के लिए, जिसमें कौन कौन सी है, वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है। इसके लिए हम लोग कौन सी यीस्ट करते हैं यूज, सेकेरोमाइसिस सेरेविसिए ही यूज करते हैं। तो कई बार 2 या 3 नंबर में सेक्रोमाइसिस सेरेविसिए के एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकेरोमाइसिस सेरेविसिए पीछे भी आई है बेकर्स यीस्ट यानी ब्रेड बनाने के लिए, प्लस यहाँ पे इससे जो बेवरेजेस हैं वो भी बनाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे बेकर्स यीस्ट कहा था, यहाँ पे ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स। माल्टेड सीरियल्स क्या होते हैं, जो सीरियल्स तो हम लोग नॉर्मली अनाज को बोलते हैं, अगर उनको थोड़ा सा पानी दे के सोक किया जाए, ठीक है, और उसके बाद उसको सुखा दिया जाए, तो वो जर्मिनेशन शुरू तो होता है उसमें, लेकिन उसमें पूरा जर्मिनेशन हो नहीं पाता, तो उसको हम लोग माल्टेड सीरियल बोलते हैं।
ठीक है, तो उनको थोड़ा सा पानी में सोक करके फिर उनको फर्मेंट किया जाए, उसके लिए हम लोग सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया यूज करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ, अच्छा डू यू रिकलेक्ट कि जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जो यीस्ट है जब अपना रेस्पिरेशन करती है तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जब आटा वगैरह यूज कर रहे थे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो जा रहा था उसको फ्लफी बनाने के लिए, और जब जूसेस वगैरह यूज करते हैं तो यहाँ पे इथेनॉल बन जाती है। ठीक है, जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया है, यानी कौन से टाइप का फ्रूट जूस यूज किया है, और किस तरीके से प्रोसेसिंग की है, यानी उसका डिस्टिलेशन किया है या नहीं किया है, उसके बेसिस पे हमें अलग अलग तरीके की अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलती हैं। जैसे कि वाइन और बियर, ये बिना डिस्टिलेशन के बनती हैं। डिस्टिलेशन का मतलब होता है किसी चीज को तुम वेपर्स में कन्वर्ट करते हो, फिर जो वेपर्स बन जाती हैं उसको कलेक्ट करके ठंडा कर लेते हो, उसको डिस्टिलेशन बोला जाता है। ठीक है, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम, ये जो तीनों चीजें हैं ये डिस्टिलेशन से बनती हैं। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि वाइन, बियर या फिर वाइन और विस्की में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तुम बताओगे कि वाइन और बियर ये जो चीजें हैं ये डिस्टिलेशन से बनाई जाती हैं, सॉरी ये विदाउट डिस्टिलेशन प्रिपेयर होती हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम जो है वो डिस्टिलेशन से बनाई जाती हैं। इसीलिए विस्की, ब्रांडी, रम ये चीजें ज्यादा महंगी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि इनको बनाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत, ज्यादा प्रोसीजर लगता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स पे। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो लाइफ के अगेंस्ट यूज की जा रही है, तो वो लाइफ है किसकी, क्योंकि लाइफ तो एक माइक्रोब की भी है, एक बेचारा माइक्रोब है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हम हैं, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एंटीबायोटिक्स एक्चुअली जो है वो क्या है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट यूज की जाती है। यानी एंटीबायोटिक्स क्या है, कुछ ऐसी मेडिसिन या ऐसे केमिकल्स हैं विच आर यूज्ड टू किल सम माइक्रोब्स, या उनकी ग्रोथ को ये कम कर देते वगैरह के लिए चाहिए होती है, उसमें ये एंटीबायोटिक्स डालते हैं या फिर नहीं, ऐसे नॉर्मल ये दूसरे माइक्रोब्स डालते हैं। एंटीबायोटिक्स केमिकल्स हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो माइक्रोब्स से प्रोड्यूस होने वाले कुछ केमिकल्स हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम लोग जो बेवरेजेस होंगे इसके अंदर तो पूरा माइक्रोब यूज करते हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स माइक्रोब के प्रोडक्ट से बनती है। ठीक है, विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स, अगर बैक्टीरिया वगैरह के लिए या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए देखा जाए तो ये अगेंस्ट लाइफ है, यानी क्योंकि ये उनके अगेंस्ट काम करती हैं। लेकिन अगर ह्यूमंस के लिए देखा जाए तो ये प्रो लाइफ है, यानी कि ये हमारी लाइफ के लिए हैं, हमारे अगेंस्ट नहीं है। जैसे हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमें जो डिजीज कॉज कर रहा है माइक्रोब, उसको किल कर देंगी एंटीबायोटिक्स, यानी कि हमारे फायदे के लिए हो गई। पहली जो एंटीबायोटिक थी वो थी पेंसिलिन, और ये पेंसिलिन भी बाय चांस से डिस्कवर हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के साथ में काम कर रहा था। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, ये अपने बर्तनों को ऐसी अनवॉश्ड छोड़ गया जिनके अंदर बैक्टीरिया थे, और वहां पे क्या हुआ, पेंसिलियम नोटेटम ये जो फंजाई थी ये ग्रो कर गई। ठीक है, इसने फाइंड आउट किया जो फ्लेमिंग ने, कि जहां ये पेंसिलियम थी वहां पे उसका वाला बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। तो उसने फिर को स्टडी किया और फिर कहीं जाके पता लगाया कि पेंसिलियम नोटेटम जो है वो कोई ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ये जो स्टेफाइलोकोकस था ये ग्रो नहीं कर पा रहा था। यानी अगर स्टेफाइलोकोकस अगर ह्यूमन को कोई बीमारी कॉज कर रहा है, तो मैं ह्यूमन को इस पेंसिलियम नोटेटम वाला केमिकल दे दूं तो वो इसको मार देगा और ह्यूमन को बीमारी होने से बच जाएगा। ठीक है, हालांकि जो फ्लेमिंग था फुल एंटीबायोटिक की तरह उसने इस चीज को नहीं पहचान पाया, और बाद में अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बाद में पहचाना कि ये एंटीबायोटिक किस तरीके से काम करते हैं। पेंसिलिन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे लोगों को ठीक करने के लिए दी गई थी, जो आर्मी के सोल्जर्स थे, घायल हो गए थे। और इसके बाद फिर 1945 में इनको इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो पेपर में जो है वो एंटीबायोटिक कौन सी थी, पहली कैसे डिस्कवर हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर जैसे अभी मैंने देखा था किसी लास्ट या लास्ट सेकेंड लास्ट उसमें अर्नस्ट चेयर और हॉवर्ड फ्लोरे, इनका कंट्रीब्यूशन पूछा गया था कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था।
तो इसका बताना पड़ेगा कि इन्होंने फुल पोटेंशियल जो है एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक किस तरीके से काम करती है, इसको एस्टेब्लिश किया था चेन और फ्लोरी ने। ठीक है, और इसलिए इनको 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया था। आफ्टर पेंसिलिन अनदर, पेंसिलिन के बाद में और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो डिस्कवर किए जा चुके हैं, जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रेसी, ये कुछ बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बन चुकी हैं। ठीक है, और अब हम लोग जो है इनको सिंपली एंटीबायोटिक देते हैं और ये ठीक हो जाती हैं। अब ये जैसे कुष्ठ रोग है, पहले कुष्ठ रोग माना जाता था कि बहुत ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन एंटीबायोटिक्स देने से अब लेप्रेसी जो है वो आसानी से ठीक हो जाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स बनने की वजह से अब उनका जो क्योर है वो आसान हो गया है। ठीक है, प्लेग, चूहे से जो फैलती है, ये एक बारी वही भी थी बीमारी शायद, ये 1920 के आसपास हुई थी, जब ये महामारी की तरह फैल गई थी, जो प्लेग है। जैसे आजकल कोरोना एक महामारी बना हुआ है, उसी तरीके से। हाँ, नेक्स्ट आते हैं केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। इसके अंदर एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना, एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पहला, कि बहुत सारे माइक्रोब्स को एसिड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, अल्कोहल बनाने के लिए और एंजाइम बनाने के लिए। जैसे एस्परगिलस नाइगर, ये एक फंजाई है जिसका काम यूज किया जाता है सिट्रिक एसिड बनाने के लिए। एसिटोबैक्टर एसिटाई है, एक बैक्टीरिया है, और इसका यूज किया जाता है एसिटिक एसिड बनाने के लिए। 2 साल पहले एक टेबल बना दी गई थी, एक तरफ बैक्टीरिया या ये इसका नाम लिखा, फिर यहाँ इसका ग्रुप लिखा, ये फंजाई है, बैक्टीरिया है, और फिर इससे कौन सा एसिड बन रहा है, क्या चीज बन रही है। ठीक है, 3 चीजें हैं, 3 में से कोई भी एक दे के बाकी की 2 गायब करके पूछ ली गई थी। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है जो कि एक बैक्टीरिया, इससे ब्यूटारिक एसिड बनाया जाता है, और लैक्टोबैसिलस जो कि एक बैक्टीरिया है, इससे लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल बनाने के लिए, बहुत कॉमन है, यीस्ट जो है वो इथेनॉल बनाने के लिए यूज की जाती है। लाइपेजेस जो है वो डिटर्जेंट, 2 या 3 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगी, दोबारा लिंक सेंड करूंगी, या फिर छोटी सी एक वीडियो बना के इसी की इतने से की मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये चीजें याद करने वाली हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाने के लिए, ये सारा हो गया। उसके बाद लाइपेजेस, लाइपेजेस कुछ एंजाइम है जो कि माइक्रोब से बनवाए जाते हैं, और इनको फिर हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट में डाल देते हैं। डिटर्जेंट में डालने का क्या होता है, ये जो लाइपेजेस हैं ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, यानी जो ऑयली डर्ट होती है उसको ये खत्म कर देती हैं। उसके बाद सबने ध्यान दिया होगा कि बॉटल वाले जो जूस होते हैं जो बाहर से खरीद के लाते हैं वो क्लियर होते हैं, यानी वो साफ होते हैं, जबकि घर पे जो बनाते हैं वो उतने क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं होते। वजह क्या होती है कि जो बॉटल वाले जूस हैं उनको क्लैरिफाई किया जाता है, कैसे, पेक्टिनेज और प्रोटीएज नाम के एंजाइम से, और ये जो एंजाइम बनाए जाते हैं ये माइक्रोब से बनवाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आता है कि बॉटल वाले जूस जो हैं वो कंपैरेटिवली क्लियर होते हैं घर वाले जूसों से, इनके रीजन बताने हैं। उसके बाद है स्ट्रेप्टोकाइनेज, एक एंजाइम है जो स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। जो एंजाइम है जैसा बैक्टीरियम बनाता है वैसा का वैसा यूज ना करके थोड़ा सा चेंज करके क्लॉट बस्टर की तरह यूज किया जाता है। और ये क्लॉट बस्टर क्या है, जो भी लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है उनकी वेसल्स में अक्सर क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, क्लॉट जो है, जो खून है वहां जम जाता है एक क्लॉट की फॉर्म में। तो ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो क्या करता है, इस क्लॉट को डाइजेस्ट कर देता है, वहां से हटा देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्लॉट बस्टर की तरह यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बस्टर की तरह क्यों यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। अगर तुम लोगों ने पिछले चैप्टर में चैप्टर 8 में याद किया हो तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट ना कर दे, इसीलिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स दिए जाते हैं, कुछ केमिकल्स दिए जाते हैं, तो उसमें से ये साइक्लोस्पोरिन ए है। शुगर और डायबिटीज सेम है बेटा,
जो लोग बोलते हैं डायबिटीज, शुगर बोला जाता है बट एक्चुअल में उसका साइंटिफिक नेम जो है वो बोलना चाहिए, वो डायबिटीज है। शुगर जनरल टर्म्स में बोल देते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा ताकि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है बॉडी ऑर्गन को एक्सेप्ट कर सके। ये साइक्लोस्पोरिन है हम कौन से ऑर्गेनिज्म से बनवाते हैं? एक फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे हम बनवाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केमिकल्स आते हैं स्टेटिन्स। स्टेटिन्स हम बनवाते हैं मोनेस्कस परप्यूरियस से। मोनेस्कस परप्यूरियस क्या है? एक तरीके की यीस्ट है। यीस्ट जो है एक बड़ी सी फैमिली है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है। तो मोनास्कस परफ्यूरेस जो है वो एक तरीके की यीस्ट है, यानी एक तरीके की फंजाई है जो कि स्टेटिन्स प्रोड्यूस करती है। स्टेटिन्स का काम है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम कर देना। ठीक है। और ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को ये किस तरीके से कम करेगी? ये compete करती है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है, यानी कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस जो होता है, जहां भी कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होगा वहां जाके स्टेटिन लग जाता है। तो इस तरीके से उसको कोलेस्ट्रॉल को जो है वो सिंथेसाइज करने नहीं देगा। और इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं होगा तो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। इसीलिए जो स्टेटिन्स हैं उनको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स की तरह यूज किया जाता है। ठीक है। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट हम लोग कल करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली